गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है विज्ञान वन अ, देखने वाले हैं, जिसमें हम पुनरावर्तन रिवीजन का लेसन देखेंगे। फिफ्थ लेसन, अम्ल, क्षार और लवक लवण। ठीक है, तो ये पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो क्विकली हम जरा थोड़ा सा उसके गुणों के बारे में देख लेते हैं, गुणधर्म क्या है अम्ल क्षारक के, और फिर लवण पे भी आएंगे। तो अम्ल के जो गुण है, इसका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जल में घुलनशील होता है और यह प्राय रंगहीन होता है। तो बच्चों, आपको पता है एसिड के बारे में कि बेसिकली जो एसिड होते हैं उनका स्वाद हमेशा, जितने भी खट्टे फल होते हैं या कोई भी पदार्थ जो खट्टा होता है उसमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो इसका स्वाद खट्टा होता है, और यह, अगर आप इसको टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर की सहायता से, हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल और क्षारक, कौन से पदार्थ अम्ल हैं और कौन से पदार्थ जो है उनकी प्रकृति क्षारक है, क्षारीय है। ठीक है, तो इसलिए इसे टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर जो है उसको अगर इसमें डिप करते हैं सॉल्यूशन में, तो हमें क्या मिलता है। समझिए आपने नींबू का रस ले लिया और उसमें आपने लिटमस पेपर डाला, तो आपको जो लिटमस पेपर कौन सा डालना है आपको उसमें, अगर रेड लिटमस आप डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, परंतु अगर नीला लिटमस उसमें डालेंगे तो आपको नीला लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वह जो पदार्थ है आपका, वह अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, उसी प्रकार से क्षारक, अगर कोई पदार्थ बेस है, क्षारीय है, तो उसमें अगर आप लिटमस पेपर डालते हैं तो आपका जो रेड लिटमस है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। परंतु ब्लू लिटमस पेपर अगर आप डालेंगे तो वो आपका ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो यह आपके क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो अम्ल के जो गुण हैं वो खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जल में यह घुलनशील होता है और यह प्राय रंगहीन होता है। क्षारकों का गुण क्या है कि ये स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस को यह नीला कर देता है और कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, और यह प्राय कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। आगे देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की जो परिभाषा है, अर्हेनियस के नियमानुसार, अर्हेनियस का जो सिद्धांत था उसके अनुसार, अम्ल क्या होते हैं, ये वो जलीय विलयन होते हैं जिसमें वो हाइड्रोजन आयन जो है मुक्त करते हैं या प्रदान करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो और क्षारक क्या होते हैं, देखिए जो अम्ल होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जब उनको पानी में घुलनशील होते हैं, वो जब पानी में घुलते हैं तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो मुक्त होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं वहां पर। तो ये जो हाइड्रोजन आयन बनता है, जैसे आप HCl देखिए, तो HCl में H प्लस और Cl माइनस, अगर ये पानी में घुलनशील होगा तो ये क्या होगा, इसके आयन अलग अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, तो H प्लस जो है वो बनेगा और Cl माइनस बनेगा। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4, इसमें भी क्या होगा, H2 माइनस और SO4 जो है आपका निगेटिव रहेगा। तो नाइट्रिक अम्ल में भी HNO3 है, तो इसमें भी H प्लस और NO3 माइनस, इस तरह से ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, इनका वियोजन होता है, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन इसमें प्राप्त होता है, तो उसे हम अम्ल पदार्थ कहते हैं। क्षारक पदार्थ क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस, क्या होगा, वो OH माइनस होगा। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आप सोडियम है, उसका होगा NaOH होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, गलत हुआ है, यहाँ पे KOH आ गया है, तो NaOH होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, NaOH। ठीक है, तो इसमें सोडियम जो है Na प्लस हो जाएगा और OH जो है वो माइनस होगा। उसी तरह से दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें KOH है, तो KOH में क्या हो जाएगा, K प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि OH माइनस जो है वो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, जो कि हमें क्षारक पदार्थ का की ओर सूचित करता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसमें कैल्शियम प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको देखिए, जितने भी क्षारीय पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जल में घुलने के बाद वो OH माइनस का आयन जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से अर्हेनियस के अनुसार जो है ये अम्ल और क्षारक की परिभाषा हो गई। आगे देखेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हो आयनिक यौगिक के बारे में पिछली कक्षा में। तो आप जो है यहाँ देखिए कि आयनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षारक
तथा लवण। तो आयनिक यौगिकों के अणु जो होते हैं उनके 2 घटक होते हैं, कैटायन और कैटायन को हम धनात्मक आयन भी बोल सकते हैं और क्षारीय मूलक भी बोल सकते हैं, ठीक है? तथा एनायन दूसरा है, जो कि एनायन को हम ऋणात्मक आयन भी बोल सकते हैं या फिर अम्लीय मूलक भी कह सकते हैं। तो आयनिक यौगिक के 2 घटक होते हैं, अणु के 2 घटक होते हैं, जिसमें कि वो एक पॉजिटिव आयन बनाता है और एक नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है? धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। धनात्मक आयन को हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं और ऋणात्मक आयन को हम अम्लीय मूलक भी कहते हैं और इसको हम कैटायन और एनायन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इन आयनों पर विपरीत विद्युत आवेश होने के कारण अब आप समझ सकते हो कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन कह रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज होंगे, है ना? तो ये विपरीत हो गए एक दूसरे के। तो विपरीत विद्युत आवेश होने के कारण उनमें क्या होता है, आकर्षण बल कार्यरत होता है। दोनों अपोजिट अपोजिट चार्ज है तो ऑब्वियस है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। जहां पर भी निगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से 2 अलग-अलग चार्ज होते हैं, जो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। तो इनके बीच में कौन-सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे NaCl की निर्मिति। ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि NaCl की निर्मिति कैसे होती है, तो इसको देखते हैं फटाफट। आयनिक यौगिक जो होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव अभी देखा हमने, तो इसमें आप डायग्राम में देखेंगे कि जो सोडियम है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 11 होता है। तो 11 होता है जिसमें कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में जो है आपको कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि अपनी अष्टक स्थिति जो है उसको पाने के लिए ये क्या करेगा, इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जबकि उस कक्षा में अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल होगा, ठीक है? तब वो शांति से बैठेगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको 8 बनाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 इलेक्ट्रॉन की। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन उसको मिल नहीं पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को डोनेट कर देता है, त्याग करता है। तो आयनों की यही जो धातु होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तक वो आराम से क्या कर सकते हैं, 3 तक आराम से कर सकते हैं। चौथे में वो थोड़ा-सा क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है? उसमें वो सहसंयोजकी बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात करें आयनिक बंध की, तो यहाँ देखेंगे कि इसके बाह्यतम कक्षा में क्या है, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, डोनेट करता है, दे देता है किसी को और वो प्लस आयन, पॉजिटिव धनात्मक आयन का निर्माण करता है। तो जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, Na+ उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। उससे पता चलता है कि एक चार्ज यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया है। तो इसलिए इसका जो बाहरी कक्षा आप क्या बचेगी, 2,8 बच जाएगी। तो इस तरह से ये पॉजिटिव धनात्मक आयन का निर्माण करता है यानी कि कैटायन। ठीक है, इसको हम कैटायन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद Cl- को देखो, तो Cl में क्या है, क्लोरीन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक है 17। 17 में उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरी कक्षा में 8 गए और बचे कितने, 7। 7 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बाह्यतम कक्षा में बचेंगे। तो अब उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपनी अष्टक स्थिति को पूर्ण करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले सकता है, हाइड्रोजन से ले सकता है, सोडियम दे रहा है तो सोडियम से भी ले सकता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो सोडियम जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से वो लेता है। तो अब जब वो किसी से भी ले तो जब एक लेगा तो वो क्या बनाएगा, ऋणात्मक आयन बनाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बन जाएगा Cl- और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा इसका वो क्या होगा, 2,8,8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन अभी ले लिया है। तो लेने के बाद इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऋण चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, इसको हम एनायन भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऋणात्मक आयन वाला। तो Cl- बन जाएगा। अब जब इन्होंने लेन-देन कर लिया है तो इनके बीच में कुछ तो संबंध हो जाएगा ना, तो इसलिए Na+Cl दोनों जो है इधर दिखा रहा है कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, लिया है और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों क्या हो गए, प्लस और माइनस इस तरह से ऋण आवेशित और धन आवेशित आयन बना करके एक दूसरे के साथ में आयनिक बंध का निर्माण करते हैं और इस तरह से NaCl की निर्मिति होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि NaCl की निर्मिति किस प्रकार से होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं
यौगिकों का वियोजन, वियोजन में क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है कि टूटना, ठीक है? तो जब पानी में घुलनशील होता है, तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो नमक जो ये सॉल्ट है NaCl, ठीक है? NaCl, उसको हम क्या करते हैं, जब पानी में वो वियोजित होता है, मतलब पानी में जब घुलनशील होता है, ठीक है? जब पानी में घुलाएँगे नमक को, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जलीय विलयन बन जाएगा नमक का, है ना? नमक का पानी तैयार हो जाएगा। तो वो पानी में जो है नमक पूरी तरह से जब घुल जाएगा, तो उसका जो आयन होंगे वो सेपरेट हो जाएँगे। अब वो बना किससे था? तो वो बना था Na और Cl से, ठीक है? तो यहाँ पर वो फिर क्या हो जाएँगे, वापस अलग-अलग हो जाएँगे। Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में कि आपको NaCl जो है, जो साथ में जुड़े हुए थे, वो उनका बंध अब टूट जाएगा, आयनिक बंध, और वो टूटने के बाद में यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस जो है अलग-अलग हो जाएँगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि नमक का जलीय विलयन दूसरे साइड में, राइट साइड में देखिए, तो यहाँ पर Cl माइनस अलग हो चुका है, Na प्लस जो है वो अलग हो गया है। तो NaCl, तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं, हम किस तरह से लिख सकते हैं समीकरण को? NaCl, इसका जब पानी में जब वियोजन होता है या फिर विचरण, मतलब अलग-अलग जो आयन है वो फिर क्या करते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं और वो अलग-अलग विचरण करते हैं। तो Na प्लस, और ऐसे सॉल्यूशन को जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए, ये जलीय विलयन जो है, इसको AQ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है एक्वस। ठीक है? तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये जल में घुलनशील है, इसके लिए ये आयनों को हम एक्वस, इस तरह से उनकी अवस्था को दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से पानी में आयनिक यौगिकों का वियोजन होता है। आगे देखेंगे अर्हेनियस का अम्ल तथा क्षारक का जो सिद्धांत है, वो पहले ही देखा हमने, फिर से वापस एक बार जो आपको लिखना है उसको देख लेते हैं कि अम्ल का अर्थ है ऐसा पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस एकमात्र कैटायन जो है वो बनते हैं। तो देखिए, जो धनात्मक आयन है उसको हम कैटायन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उदाहरण क्या है यहाँ पर देखिए, HCl है, H2SO4 है, H2CO3 है। तो ये जो HCl है उसका पानी में वियोजन दिखाया गया है, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इस प्रकार से उसका वियोजन होता है। H2SO4 का किस प्रकार से पानी में वियोजन होता है, तो H प्लस अलग हो जाएगा, एक्वस प्लस HSO4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब इसको फर्दर और मतलब जब उसको पानी में ही रहने देंगे और तो उसका फिर से क्या होगा, और वियोजन होगा, जब तक कि पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन उसमें से पूरी तरह से निकल नहीं जाता। तो HSO4 माइनस जो है वो और उसका वियोजन होगा, तो हाइड्रोजन पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, प्लस SO4 2 माइनस बच जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से HCl और H2SO4 का जो है वियोजन होता है। क्षारक वो पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में OH माइनस, केवल OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन एकमात्र एनायन बनते हैं। उदाहरण के तौर पे NaOH है और CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पर NaOH जो है उसका पानी में जब वियोजन होगा तो Na प्लस हो जाएगा, एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। तो इस तरह से Na प्लस और OH माइनस आप जो है सेपरेटली पानी में इनका वियोजन दिखाएंगे। CaOH ट्वाइस जो है यहाँ पर, ये ठोस अवस्था में है, तो पानी में जब इसका वियोजन होगा, इसको घुलेगा पानी में, तो ये क्या बनाएगा, Ca2 प्लस कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस हो जाएगा, एक्वस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड जो आयन है वो सेपरेट हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण। तो इसमें क्लासिफिकेशन में देखिए क्या है कि अम्ल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तीव्र अम्ल और सौम्य अम्ल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी कहा जा सकता है इनको इंग्लिश में। तो तीव्र अम्ल जो है वो क्या है आपका कि तीव्र अम्ल जो है पानी में घुलने पर उसका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है, ठीक है, पूरी तरह से वो अलग हो जाता है, जो आयन है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और उसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन H प्लस जो है तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक, ये आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो उसमें ये H प्लस जो है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे HCl हो गया, HBr हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, ये तीव्र अम्ल है। तो इनके उदाहरण दिए गए। सौम्य अम्ल क्या है, वीक एसिड, जो पूरी तरह से वियोजन नहीं होता है उनका, पानी में घुलने पर वो पूरी तरह से उनका वियोजन क्या होता है, नहीं हो पाता है।
उसके जलीय विलयन में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन H प्लस तथा संबंधित अम्ल के जो अम्लीय मूलक होते हैं, इन आयनों के साथ ही वियोजन न हुए अम्ल के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जो वियोजित नहीं हुए हैं वो भी उसी में साथ में पाए जाएंगे, तो पूरी तरह से इनका वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे H2CO3 कार्बोनेट, ठीक है, और ये CH3COH एसिटिक अम्ल, तो इनका पूरी तरह से क्या होता है, वियोजन नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद आगे देखिए तीव्र भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस। तीव्र भस्म, क्षारक की बात करेंगे, क्षारक को हम भस्म भी कहते हैं। तो तीव्र भस्म क्या है, तीव्र क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है। तो तीव्र क्षारक जो है वो पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन हो जाता है और उसके जलीय विलयन में OH माइनस तथा संबंधित जो क्षारक को के जो मूलक होते हैं वही आयन में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो उदाहरण क्या हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर Na2O हो गया। हाँ, तो इस तरह से तीव्र भस्म है ये सब। सौम्य क्षारक, सौम्य क्षारक क्या होते हैं, जो पानी में घुलने के बाद जिनका संपूर्ण वियोजन नहीं हो पाता है, उनके जलीय विलयन में कम मात्रा में OH माइनस तथा संबंधित क्षारीय मूलकों के साथ वियोजन न हुए क्षारक के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए सौम्य क्षारक जो होते हैं उसमें भी उनका संपूर्ण वियोजन पानी में घुलने पर पूरी तरह से उनका वियोजन नहीं हो पाता है। मतलब कुछ तो हो जाते हैं पर कुछ जो है वो उसी तरह से रहते हैं, तो उनका पूरी तरह से वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, NH4OH। फिर क्षार क्या है देखिए, जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलेय हैं उन्हें लवण कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा लवण आएगा। तो जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, घुलते हैं, विलेय होते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे NaOH हो गया, KOH हो गया, NH3 हो गया। इन में से NaOH और KOH तीव्र लवण है तथा NH3 जो है वो सौम्य लवण है। इसके बाद देखिए क्षारकता और अम्लता क्या है, तो अम्ल की क्षारकता क्या है, अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने हाइड्रोजन आयन पाए जा सकते हैं, ठीक है, H प्लस आयन पाए जा सकते हैं, वह संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। तो उसी का अपोजिट क्या होगा, क्षारकों की अम्लता। क्षारकों की अम्लता में क्या होगा कि क्षारक के एक अणु के वियोजन से, मतलब एक अणु जो है जब टूटता है अलग होता है उसमें से, तो OH माइनस जितने आयन पाए जाते हैं, जो पाए जा सकते हैं, वह संख्या उस भस्म की क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पे अपोजिट होगा। अम्ल की क्षारकता क्या है कि अम्ल के एक अणु का वियोजन से जितने हाइड्रोजन आयन जितनी संख्या में पाए जाएंगे उस संख्या को उस अम्ल की क्या कहेंगे, क्षारकता कहेंगे। और क्षारकों की अम्लता किसे कहेंगे, तो क्षारक के एक अणु के वियोजन से जितने OH माइनस आयन पाए जा सकते हैं वह जो संख्या है उसे उस भस्म की अम्लता कहते हैं। आगे है अम्लों तथा क्षारकों की सांद्रता। सांद्रता यानी क्या, उनका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि उनका कितने अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको एक प्रकृति के द्वारा समझाया गया है कि अम्लों और क्षारकों की सांद्रता का कितना प्रभाव पड़ता है। तो देखिए नींबू का जो है, नींबू उसको आप दो भागों में, समान भागों में काटेंगे और दो बीकर लेंगे, उसके अंदर एक में 10 ml पानी डालेंगे, एक में 20 ml पानी लेंगे, और उसमें जब हम नींबू दो समान भागों को डालेंगे नींबू के, तो आधा नींबू आपने इसमें निचोड़ दिया अ में, और आधा जो है ब में जो है निचोड़ दिया। तो अब क्या होगा कि अ में जो है 10 ml पानी है, तो उसके अंदर जो नींबू आपने निचोड़ा है, समान भाग जो नींबू के हैं वो उसमें निचोड़ा है, और ब में भी आपने उतना ही नींबू निचोड़ा है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, 20 ml है। तो यहाँ पर जब स्वाद इसका चखेंगे आप, तो आपको क्या होगा, अ वाला जो बीकर है उसमें आपको वो जो पानी है वो आपको ज्यादा खट्टा लगेगा, और ब वाला जो विलयन है उसमें आपको थोड़ा नींबू की मात्रा कम लगेगी या खटास कम होगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर विलयन की जो सांद्रता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विलयन की मतलब ये जो विलेय और विलयन, ठीक है, तो जो आपका पानी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका
विलयन हो गया। और ये जो आपका नींबू का रस है वो क्या हो गया आपका जो है उसमें जब आप मिलाओगे तो इस तरह से इसका दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, विलयन तैयार होगा। तो ये विलयन जो है इसकी सांद्रता दोनों में नींबू की मात्रा जो है समान आपने डाली है, लेकिन फिर भी आपका जो विलयन की सांद्रता है वो अलग अलग है। तो जो विलयन की सांद्रता है उसे व्यक्त करने के लिए जो है हम विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं। इनमें से 2 इकाइयों का उपयोग अधिकतर किया जाता है। तो पहली इकाई है ग्राम प्रति लीटर में हम उसको दर्शाते हैं, अर्थात विलायक के 1 लीटर आयतन में घुली हुई स्थिति के विलय का ग्राम इकाई में द्रव्यमान, ठीक है? तो मतलब ग्राम प्रति लीटर मतलब क्या? 1 लीटर में जो है कितने ग्राम आपने जो है उसमें विलायक का जो है वो घुला हुआ है, ठीक है? तो एक ग्राम प्रति लीटर अर्थात विलायक के 1 लीटर आयतन में घुली हुई स्थिति के विलय का ग्राम इकाई में द्रव्यमान। और दूसरी इकाई क्या है कि विलायक के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय की इकाई मोल में व्यक्त की गई राशि। तो यहाँ पे हम जो है मोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे विलयन की अणुता कहते हैं या फिर मोलैरिटी कहते हैं। तो उसे हम कैपिटल एम के द्वारा दर्शाते हैं। किसी द्रव्य की अणुता दर्शाने के लिए इसका अणुसूत्र बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है NaCl। इसको जो ब्रैकेट है आपका वो बड़ा वाला ब्रैकेट डालेंगे हम इस तरह से। तो 1 मोल पर लीटर का अर्थ नमक के इस विलयन की अणुता 1 मोलार है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो NaCl है उसकी जो अणुता है वो 1 मोलार है। इस प्रकार से हम 1 लीटर 1 मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में 1 मोल जो है उसका क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम उसको 1 मोलार का सॉल्यूशन विलयन है इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये आपका जो है मोल जो है उसमें व्यक्त करने विलयन की सांद्रता को मोल में व्यक्त करने के लिए हम इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर आगे देखिए विलयन का पीएच। विलयन का पीएच क्या है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी जो है एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कि 1 मोलार HCl, जठर रस, नींबू का रस, सिरका, टमाटर का रस, काली कॉफी, अम्लीय वर्षा, मूत्र, बारिश। ये कभी-कभी एग्जाम में आपको पूछते हैं इसमें से 1-2 बार मूत्र का पूछा है कि पीएच कितना होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो है अ, पानी में घुलने पर अम्ल और क्षारकों का कम अधिक मात्रा में क्या होता है? वियोजन होता है। थोड़े कम होते हैं, कुछ पूरी तरह से वियोजित होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। तो उसमें जो H प्लस और OH माइनस आयन तैयार होते हैं, वो सभी प्राकृतिक जलीय विलयनों में H प्लस और OH माइनस के जो भी भिन्न-भिन्न अनुपात पाए जाते हैं, इसके अनुसार उन विलयनों के गुणधर्म निश्चित होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो H प्लस और OH माइनस कितनी मात्रा में है उसमें, उसके आधार पर हम उसका जो है पीएच डिसाइड करते हैं। तो 1 मोलार जो अभी देखिए यहाँ पर तीव्र अम्ल जो है, पीएच जो है 1 से लेके 14 तक क्या होता है अपना पीएच होता है, ठीक है? तो यहाँ देखिए 1 से लेके 14 तक आपका क्या होता है पीएच होता है। तो इसमें जो 7 से जो कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है 7 से कम। और जो 7 से अधिक होते हैं उसको क्या वो क्या होते हैं? बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, ठीक है? और जो एग्ज़ैक्टली 7 पर होता है वो क्या होता है आपका? उदासीन होता है। तो यहाँ पर 7 उदासीन का मतलब होता है ना तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ना तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वो न्यूट्रल होता है मतलब उदासीन होता है, ठीक है? तो जो विभिन्न प्रकार के सूचक होते हैं जैसे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, जामुन हो गया, प्याज भी एक प्रकार का सूचक होता है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनेप्थलीन हो गया। तो इस तरह से अलग-अलग प्रकार के क्या होते हैं सूचक होते हैं, पाए जाते हैं, वैश्विक सूचक कहा जाता है। तो ये जो सूचक होते हैं वो क्या करते हैं हमें बताते हैं कि जो विलयन है हमारा जो भी पदार्थ हमने लिया है वो उसका पीएच क्या है? क्योंकि उसमें वो उसको क्या करते हैं कुछ रंग जो है वो इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि आपको अलग-अलग प्रकार के रंग दिख रहे हैं और उसके ऊपर पीएच भी लिखा हुआ है। तो हम जो हमारा जो पदार्थ है उसमें जो रंग डेवलप होता है ये इंडिकेटर को मिलाने के बाद मतलब जो वैश्विक सूचक है हमारा उसको मिलाने
के बाद जो भी कलर आपका आता है उसको आप इस पीएच पेपर भी आता है और वैश्विक सूचक का एक सोल्यूशन भी आता है, उससे जब आप मैच करोगे तो आपको क्या होगा, जो रंग से वो मिलता जुलता होगा उसका पीएच आप उतना 3 है, 3 से मैच कर रहा है तो यानी कि आपका पीएच जो है वो 3 है, 4 से मैच कर रहा है तो 4 है, 8 से मैच कर रहा है तो 8 है, ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है कि अगर 8 है यानी कि ये 7 से अधिक है, मतलब वो क्षारीय प्रकृति का हो सकता है। तो 8 से लेके 14 तक वो क्या है, क्षारीय प्रकृति, या 7.5 आ रहा है तो भी आपका क्या हो गया, वो क्षार में आ जाएगा, ठीक है। और 1 टू लेके 6 तक है या 6.5 है तो आपका वो किस में आ जाता है, अम्लीय प्रकृति में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो पीएच है उसकी सहायता से, पीएच पेपर की सहायता से और जो वैश्विक सूचक है उनकी सहायता से हम अलग-अलग जो है पदार्थों का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो लिटमस, हल्दी, जामुन ये सब क्या है, सॉरी, प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। लिटमस, हल्दी और जामुन ये क्या है, आपके प्राकृतिक सूचक है। और मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन जो है वो आपका क्या है, मानव निर्मित सूचक है, ठीक है। संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है उसको। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के जो है ये सूचक होते हैं। तो उनका नाम भी कभी-कभी आपको पूछा पूछा जा सकता है, तो फिर आप इसको ध्यान में रखिए। ओके, तो विलयन का जो पीएच है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मोलार जो HCl है वो किस में आता है, तीव्र अम्ल में आता है। तो आप देख सकते हैं जो एरो का मार्क बनाया है, तीव्र अम्ल मतलब ऊपर, मूत्र से लेके जो ऊपर तक है वो आपका क्या है, तीव्र अम्ल में आते हैं। जो बीच का है, बारिश हो गया, दूध हो गया, शुद्ध पानी हो गया, ये सब आपके सौम्य अम्ल, उदासीन और सौम्य क्षारक में आते हैं। और उसके नीचे जितने भी है वो तीव्र क्षार में आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके किचन के कितने सामान जो है वो उसका पीएच क्या हो सकता है। 1 मोलार HCl जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0.0। और जो है जठर रस जो है उसका पीएच कितना होता है, 1.0 होता है। नींबू का रस जो है वो 2.5। और फिर उसके बाद, सॉरी, ये सब जो है इसका पीएच नहीं दिया है, प्रबल भस्म दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली हाँ, ये जो है पीएच ही, उसका पीएच ही है, पर वहां पे क्या लिखा है, प्रबल भस्म लिखा हुआ है। जबकि वो जो है आपका क्या दिया है, ये जो है आपका उसका पीएच दिया हुआ है। तो उसमें एक बार मूत्र पूछा गया था कि मानव मूत्र जो है उसका पीएच कितना है, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि 6 जो है उसका पीएच होगा। और फिर उसके बाद में इसका बारिश, दूध, फिर अम्लीय वर्षा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें से 1 मार्क के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। और नीचे देखिए आप 1 मोलार जो NaOH है उसका दिया हुआ है 14.0। तो यहाँ पर 14 जो है उसका पीएच दिया हुआ है NaOH का, जो कि तीव्र क्षार है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का आपको दिया है 9.5 है। तो इस तरह से आपको पीएच दिया गया है यहाँ पर। ओके, आगे देखिए अम्लों तथा क्षारकों की क्रियाशीलता। तो अम्लों तथा क्षारकों की क्रियाशीलता में क्या है, देखिए। तो अम्ल और क्षारक जो है किस प्रकार से क्रियाशील हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। उदासीनीकरण, ठीक है। तो उदासीनीकरण में क्या है, देखिए, उदासीनीकरण में जो अम्ल होते हैं वो क्षार के साथ में, ठीक है, या भस्म के साथ में, अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, लवण तथा पानी बनाते हैं, ठीक है। NaCl प्लस H2O, आप इधर समीकरण देख सकते हो। HCl प्लस NaOH, एसिड और बेस जो है जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि लवण प्लस वाटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया को यहाँ पर दर्शाता हुआ एक डायग्राम है, जिसमें बीकर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है, HCl लिया गया है। और कांच की छड़ से जो है आपने ड्रॉपर की सहायता से जो सूचक पट्टी है उसके ऊपर आपने एक बूंद जो है HCl की डाली, तो आपको वो सूचक जो पट्टी है वो एक कलर दिखाता है, जिससे दिखाता है कि वो तीव्र अम्ल है, ठीक है। अब इसी में हमने क्या किया, जो बीकर है उसके अंदर हम NaOH डालते गए। तो NaOH जब डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, NaOH डालने पर उसका कलर चेंज होगा, ठीक है।
तो ये जो NaOH मिलाने के बाद जब हम सूचक पट्टी पर लेंगे तो वो कुछ अलग रंग दिखाएगा, ठीक है। तो NaOH उतनी मात्रा में डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए और पीएच को नोट करते जाइए कि किस तरह का उसका कलर चेंज हो रहा है। तो जब हम उसको नोट करते जाएंगे तो जब तक कि हरा रंग नहीं आ जाता, मतलब जब हम बीकर के सोल्यूशन को हम सूचक पट्टी पर डालें और वो हमको हरा रंग दिखाए, तो हरा रंग का मतलब होता है कि वो क्या हो गया है, वहां पर उदासीन हो गया है। क्या बन गया है, वो उदासीन हो गया है। तो आपने हमने पीएच वाले पेपर में अभी देखा था, पीएच सोल्यूशन में, कि जो 7 पीएच है उसमें आपको कौन सा रंग प्राप्त होता है, हरा रंग प्राप्त होता है, ठीक है। तो सूचक पट्टी पर अगर आपको हरा रंग मिल गया, इसका मतलब कि ये जो सोल्यूशन है उसके अंदर वो क्या हो गया है, उदासीन हो गया है, ठीक है। वो सोल्यूशन क्या हो गया है, हमने NaOH की मात्रा उतनी उतनी डाली कि जिससे कि वो क्या बन गया है, उदासीन हो गया है, जिससे कि सूचक पट्टी पर वो हमें हरा रंग देता है। तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब आते हैं समीकरण की तरफ। तो HCl के विलयन में NaOH का विलयन बूंद बूंद मिलाने पर पीएच क्यों बढ़ता जाता है, तो इसका कारण है कि वियोजन की क्रिया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि H+ जब हमने उसको डाला है जलीय विलयन, पानी में जब मिक्स किया है HCl और NaOH को, तो H+ बनेगा और Cl- बनेगा। उसी के साथ साथ NaOH डालने पर Na+ भी बनेगा और OH- भी बनेगा। तब होता क्या है कि Na+ और Cl- जो है वो और प्लस H2O, जो हाइड्रोजन, जो HCl का हाइड्रोजन अलग हुआ था, वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। और Na+ और Cl- जो है वो अलग आएंगे। तो इस समीकरण को हम किस तरह से दिखा सकते हैं कि Na+ और Cl- दोनों ओर है, इसलिए वास्तविक जो आयनिक अभिक्रिया हुई है वो क्या हुई है, H+ प्लस OH- यानी कि H2O बना है। तो विलयन NaOH के विलयन में बूंद बूंद से मिलाए जाने पर HCl जो है आयनों से संयोग होने के कारण OH- आयनों की जो सांद्रता है वो कम होती जाती है। मतलब जो OH- होते हैं उसकी सांद्रता कम होती जाती है, और जिसके कारण पीएच क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पीएच बढ़ता जा रहा है। और जब HCl में पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितना चाहिए उतना NaOH मिश्रित हो जाता है एकदम उसके क्या बोलते हैं, हरा रंग आने तक, तो तब बनने वाले जलीय विलयन में केवल क्या बचते हैं, Na+ और Cl-, ये आयन अर्थात लवण NaCl तथा विलयन के रूप में पानी बचता है। तो इस प्रकार से जब हमको मिलता है तब H+ और OH- आयनों का स्रोत होता है, और पानी का विचरण ये जो है हमें जो प्राप्त होता है उसके अंदर हमको H+ और OH- जो है वो आयन प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है सरल समीकरण में हम किस प्रकार से लिखेंगे, HCl प्लस NaOH, ये क्या देता है आपको, लवण प्लस पानी, यानी कि NaCl प्लस H2O। तो इसको, ये तो सीधा सा एक समीकरण है, उसका हमने देखा ऊपर कि किस तरह से उसका वियोजन पानी के अंदर होता है और कैसे हमको जो है पानी और NaCl प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे देखिए धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो धातु जो है, डायग्राम में आप देखिए कि धातु जो मैग्नीशियम धातु ली गई है, मैग्नीशियम जो है चपटे रिबिन की तरह आता है मैग्नीशियम, उसको हम एक परख नली में लेंगे और उसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। तब क्या होगा, उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो उसमें देखो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है बाहर, जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से बाहर निकलेगी, और उसके अंदर हमने रबर कॉर्क लगाया हुआ है। परख नली का मुंह जो है रबर कॉर्क की सहायता से बंद किया है, उसके अंदर एक होल है जिसमें से हमने एक क्या डाला है, रॉड डाला हुआ है, और उस रॉड की सहायता से जो है गैस बाहर निकलेगी और वो फट की आवाज के साथ में H2 का जो है ज्वलन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो जल उठेगी, मतलब उससे फट से इस तरह से आवाज आएगी, तो उससे हमको समझ में आता है कि जो ये है हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल रही है। तो मैग्नीशियम जो धातु है उसके साथ तीव्र अम्ल के तनु विलयन की अभिक्रिया, मतलब कि HCl की अभिक्रिया जब होगी तो हमको क्या मिलेगा, MgCl2, यानी कि लवण बनेगा MgCl2, प्लस हमको पानी यहाँ पे प्राप्त जो है पानी मिलेगा, सॉरी हमको जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, Mg+2HCl, और ये बनाता है आपका MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हम लिख सकते हैं।
उसके बाद देखिए धातुओं के ऑक्साइडों के साथ में जब अम्लों की अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे हमने धातु क्या देखा, Mg देखा, प्लस उसके साथ अम्ल यानी कि HCl देखा, उसकी अभिक्रिया देखा जिसमें कि MgCl2 यानी कि जो है धातु जो है धातु के क्लोराइड मिलेंगे, लवण मिलेगा और हमको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और उसी तरह से दूसरा है धातु के ऑक्साइड के साथ में यानी Fe2O3, ठीक है, धातु का ऑक्साइड, लोहा जो है Fe का ऑक्साइड, तो Fe2O3 हो गया इसका ऑक्साइड, प्लस उसके साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होगी, HCl की अभिक्रिया होगी, तो उसमें क्या बनेगा, FeCl3 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, फेरिक क्लोराइड प्लस 3H2O, यहाँ पर पानी बनेगा। तो इस तरह से धातु के साथ में और धातु के जो ऑक्साइड है उसके साथ जब एसिड की अभिक्रिया होगी, अम्ल की अभिक्रिया होगी, तो हमको इस तरह से रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा। अब अधातुओं पे आ जाते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनके साथ क्षारकों की अभिक्रिया, तो अधातु के जो ऑक्साइड हैं उनके साथ में जब क्षारक यानी कि NaOH, ठीक है, क्षारक क्या होगा, क्षारीय जो है क्षार क्या होगा, NaOH क्षार है। तो जब अधातु के ऑक्साइड यानी कि जैसे कि कार्बन है, अधातु है, तो कार्बन के साथ में उसका ऑक्साइड CO2 हो गया, प्लस क्षार के साथ में तो NaOH जब इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लवण प्लस पानी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O पानी बनेगा। तो इस तरह से हम अधातु के जो ऑक्साइड हैं उसके साथ क्षार की अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ पर लवण प्लस पानी बनेगा। फिर दूसरा है धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ में अम्लों की अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर जो है यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो जो हाइड्रोक्साइड है उसके साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिएक्ट करेगी, तब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, उसके कार्बोनेट प्राप्त होंगे, ठीक है, जो धातु है उसका कार्बोनेट बनेगा। हाँ, धातु के ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तब हमको यहाँ पर कार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्राप्त होगा प्लस पानी बनेगा। लवण क्या है, देखिए अभी लवणों के प्रकार, तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ये 3 प्रकार के लवण होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है और सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एसिटेट है और सोडियम क्लोराइड है। ये सब लवण है, इनको हम लवण कहेंगे, ठीक है। इसमें से अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं कुछ लवण। तो जैसे अगर सॉल्ट लेंगे तो हम सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट और सोडियम क्लोराइड, ये हमारे लवण हो गए। तो धातु का कार्बोनेट लवण या क्षार प्लस तनु अम्ल के साथ में, क्षार के साथ या फिर तनु अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया होगी धातु के कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, देखिए ये धातु हो गया Na सोडियम और उसका कार्बोनेट यानी कि CO3, ठीक है। तो Na2CO3 जो है ये जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, HCl क्या है, तनु अम्ल, ठीक है, तनु मतलब क्या, उसमें पानी मिक्स है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र नहीं लिया है, तनु लिया है, तनु मतलब पानी मिक्स होगा, ठीक है, अम्ल में। तो HCl के साथ में जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, अपना NaCl बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर धातु का अन्य लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से हमको प्राप्त होगा। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए देखिए धातु का कार्बोनेट लवण वो किसके साथ, क्षार प्लस तनु अम्ल के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट लवण, इसमें क्या हो गया, ये कार्बोनेट लिया हमने, ये बाइकार्बोनेट ले रहे, तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl के साथ तनु अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा NaCl प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी प्लस वाटर जो है वो हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरह से NaHCO3 जो है उसमें HCl जब रिएक्ट करेगा उसके साथ बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये बनाएगा NaCl। Na जो है वो Cl को ले लेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकलेगी और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ में मिलके पानी बनाएगा। ठीक है, तो H2O यहाँ पर प्राप्त होगा। इस तरह से धातु के जो कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कैलाशीय जल। कैलाशीय जल क्या होता है, देखिए कि यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है नीला थोथा। ठीक है, तो ये जो नीला थोथा है इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या होगा कि इसके अंदर वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, जो उसमें पानी की मात्रा होगी वो पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगी। और तो नीले थोते को उष्मा देने पर ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या है, ड्राई हो जाएगा। उसमें जो पानी की मात्रा है वो उड़ जाएगी और फिर रेसिड्यू एक जो है वो पूरा सूखा हुआ प्राप्त हो जाएगा हमको। तो यहाँ पर इसका जो नीला होता है उसको कैसे लिखेंगे हम, CuSO4। ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए। CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट FiH2O। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, इसके साथ में इसमें जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, 5 है। 5 पानी के अणु कितने हैं, 5 है, H2O। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे CuSO4 डॉट FiH2O। और इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, CuSO4 सफेद रंग का प्राप्त होगा, प्लस FiH2O जो पानी था उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो ऊष्मा देने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ऊष्मा देने के कारण नीले थोते की कैलाशीय संरचना जो है वो टूट कर, जो नीला थोता था उसमें जो पानी था तो उनकी जो एक कैलाशीय संरचना होती है वो टूट कर क्या हो गया, रंगहीन चूर्ण बन गया। तो वो जो सफेद रंग का जो हमको लास्ट में रेसिड्यू मिला है वो हमारा क्या हो गया है, उसकी संरचना पूरी टूटकर वो रंगहीन बन गया है। यह होते समय पानी जो है उसमें से बाहर निकल गया और यह पानी नीले थोते की कैलाशीय रचना का ही भाग था और इसे ही हम क्या कहते हैं, कैलाशीय जल कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन में पूछ सकता है, तो ये कैलाशीय जल की परिभाषा है। सफेद चूर्ण में जब हम पानी डालेंगे तो पहली परख नली के विलयन के रंग का विलयन बन जाएगा। फिर से वो पानी डालेंगे तो वापस हमको जो पहले वाला जो हमारा सोल्यूशन था वैसे ही मिल जाएगा, जो ये था, चूर्ण था। तो सफेद चूर्ण में पानी डालने पर पहली परख नली के विलयन के रंग का विलयन बनता है और इससे यह ज्ञात होता है कि गर्म करने के कारण नीले थोते के जो कैलाशों में कोई भी रासायनिक बदलाव नहीं आया। सिर्फ उसमें से क्या हुआ, पानी जो है था वो उड़ गया और बाकी सब जैसा था वैसा ही रह गया। तो नीला थोता गर्म करने पर पानी बाहर निकलना, कैलाशीय संरचना का टूट जाना, नीला रंग चला जाना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। मतलब इसको वापस से जो है हम कर सकते हैं, उसमें से वापस हम उसमें पानी डालेंगे फिर से हमको वही सोल्यूशन वापस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहा जा रहा है। तो कैलाशीय नीलाथ होता जो है उसका जो रासायनिक सूत्र है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, CuSO4 5H2O। ठीक है, इस प्रकार से कैलाशीय फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। कैलाशीय फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, या फिर ठीक है, रिक्त स्थान में या फिर जोड़े मिलाओ में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। कैलाशीय जो फेरस सल्फेट है, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं इसको। तो फेरस सल्फेट FeSO4, सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, फेरस क्या हो गया, Fe हो गया और सल्फेट क्या हो गया, SO4 हो गया और डॉट 7H2O। तो इसमें जो पानी की मात्रा है वो कितने अणु है, पानी के 7 अणु, तो 7H2O। फिर कैलाशीय सोडा क्या होता है, Na2CO3 हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और उसमें 10H2O। ठीक है, पानी के अणु कितने रहेंगे, 10 रहेंगे, तो इसको ही ध्यान में रखना है आपको। फिटकरी को हम किस तरह से लिखते हैं, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 ट्राइस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, फिर Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया और 24 यहाँ पर पानी के अणु रहेंगे, 24H2O। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि 1 मार्क के लिए ये पूछा जाता है। फिर कैलाशीय पदार्थों में क्या होता है, कैलाशीय जल, इस ये जो डॉट
5H2O.7H2O, 10H2O, 24H2O दिया गया है ना, ये कैसा है कि जब हम इसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो कैलाशीय जो पदार्थ होते हैं उसमें कैलाशीय जल होता है, इनको हम क्या कहते हैं, कैलाशीय जल कहते हैं। कैलाशीय जल के अणु कैलाश के अंतर्गत रचना का ही भाग होते हैं, और गर्म करने पर या कुछ समय तक खुला रखने पर भी कैलाशीय जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और उस भाग का कैलाशीय रूप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलाशीय जल का परिभाषा देखिए और कुछ एग्जाम्पल देखिए, नाम देखिए तो आपको नाम भी पूछ सकते हैं इस तरह से, कैलाशीय नीला तोता, कैलाशीय फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियल, फिर कैलाशीय सोडा, फिटकरी, तो उसके सूत्र लिखने के लिए भी आ सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। फिर आगे देखिए आयनिक, यौगिक और विद्युत चालकता। इसके अंदर हम देखेंगे कि आयनिक यौगिक क्या है और उसकी विद्युत चालकता क्या है। तो जब विलयन जो है उसकी विद्युत वाहकता का परीक्षण, इसमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का विलयन है, मतलब NaCl का, ठीक है, सॉल्ट का पानी लिया गया है सोडियम क्लोराइड का, और उसका विलयन पानी में, मतलब नमक को घुला दिया गया है और ये विलयन तैयार हो गया है। तो इसको जब एक बीकर में लिया गया है और उसके अंदर आप देखो कि इसको बैटरी से दो वायर डाले हुए हैं, दो वायर डाले हुए हैं जिसका आच्छादन हटाए हुए तार है, मतलब कि जो उनका ऊपर का प्लास्टिक का कवरिंग है वो हटा दिया गया है और उसको सोडियम क्लोराइड के विलयन में डिप किया गया है, डुबाया गया है, और फिर उस तार को जो है उसे स्विच से कनेक्ट किया गया है, कुंजी से, और फिर उसमें एक बल्ब लगाया गया है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया है, 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है जब जब स्विच को ऑन करेंगे, कुंजी को जो है ओपन करेंगे, तब क्या होगा यहाँ पर कि जो है विद्युत का यहाँ पर क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, ठीक है, ओपन रहेगा। तो जब इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो विद्युत का वहन है यहाँ पर शुरू हो जाएगा और फिर बल्ब जो है वो प्रकाशित होगा, ठीक है। तो जब जब यहाँ पर विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होगी, बैटरी में से जो है करंट फ्लो होगा, तो जो नमक का जो पानी है उसके थ्रू क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और यहाँ पर जो है बल्ब जो है वो प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो ये सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसके अंदर Na+ और Cl- जो है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब जल में घुलकर ये आयन बन जाते हैं और अब पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाता है, निगेटिव चार्ज अलग हो जाता है। तो दूसरे डायग्राम में आप देखोगे कि आयन का विचरण और विद्युत चालकत्व, ठीक है। तो जब ये आयन जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आयन जब अलग अलग होंगे, तो वो अलग अलग जो ये हमारा जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स है, जो हमने वायर उसमें डिप किया हुआ है, तो वो हमारा एक जो है पॉजिटिव की तरह काम करेगा और एक जो है निगेटिव की तरह काम करेगा। तो जो पॉजिटिव है उसकी तरफ कौन से आयन अट्रैक्ट होंगे, निगेटिव वाले, देखिए आप, निगेटिव वाले आयन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो किस तरफ जाएंगे, निगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आयन का विचरण होता है, ठीक है। पॉजिटिव वाला जो है वो निगेटिव की तरफ जाता है और निगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। फिर आगे देखिए विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो ये जो अभी हमने देखा कि विद्युत चालक और विद्युत जो है विचरण, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो विचरण है उसकी सहायता से हम विद्युत अपघटन इस क्रिया को करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया को करते हैं। तो विद्युत अपघटन में भी क्या करते हैं हम, इसी प्रकार से दो रॉड डाले गए होते हैं। तो आप देखिए बीकर के अंदर दो रॉड डाला हुआ है, एक कॉपर की है, एक जो है कार्बन ग्रेफाइट की है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक पॉजिटिव है, कॉपर वाला जो है वो आपका पॉजिटिव है, और जो ये है कार्बन वाला जो है वो निगेटिव है। तो यहाँ पर जो एक जो है ऋण अग्र अभिक्रिया दिखा रहा है और एक जो है धनाग्र पर अभिक्रिया दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि विलयन में जो है, इस विलयन में जो कॉपर है, कॉपर 2+ आयन, इस प्रकार उपयोग होने पर भी विलयन का रंग जो है वो वैसा ही वैसा, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, ब्लू कलर का जो बीकर में हमने सोल्यूशन लिया, वो क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसमें कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो जो कॉपर
प्लस है, धनात्मक आयन है, वो किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। और जो कॉपर है प्लस पॉजिटिव वाला तांबे की जो तार है, पट्टी है, उस तरफ कौन जाएगा, तो ये सल्फेट जाएंगे। ठीक है, और ये जो तांबे का जो पट्टी है उसमें से जो कॉपर जो है, मतलब विलयन के अंदर जो कॉपर है, तो वो क्या होगा, वो आपके कार्बन के इलेक्ट्रोड जो है उनकी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिजली प्रवाहित होने पर, जो जब हम इसमें करंट पास करेंगे, तो बिजली प्रवाहित होने पर क्या होता है कि धन अग्र के तांबे के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल कर बिजली की तार की सहायता से भेजे जो है प्रवाहित किए गए हैं। और इस कारण बने कॉपर जो Cu2+ आयन है, वो विलयन में आ जाते हैं। तो ये जो कॉपर का जो पट्टी है, उसमें से जो कॉपर के जो धनात्मक आयन होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, सोल्यूशन में आ जाते हैं। और इस प्रकार प्रवाहित होने वाले बिजली के प्रवाह के कारण विलयन के विलेय का अपघटन होता है। तो जो विलयन है उसमें जो विलेय है, कॉपर सल्फेट जो है, उसमें उसका क्या होता है, अपघटन होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। और विद्युत अपघटन के दो भाग होते हैं, तो एक ऋण अग्र अभिक्रिया होती है और दूसरी है धन अग्र अभिक्रिया। तो ऋण पे आप देखोगे कि क्या अभिक्रिया हो रही है, तो Cu2+ एक्वस, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है, कॉपर जो है कॉपर प्राप्त होता है। मतलब कॉपर ने जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करता है, वापस तांबा बनाता है, कॉपर बनाता है, Cu बनाता है। और धन अग्र पर जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी कि कॉपर जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना खो रहा है। ठीक है, तो वो धनात्मक आयन का निर्माण कर रहा है, Cu2+ बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर की पट्टी है वो क्या कर रहा है, उसमें से कॉपर जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके धनात्मक आयन निर्माण कर, तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से धन अग्र पर यह अभिक्रिया होती है, और ऋण अग्र पर जो है वो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और वो कॉपर उस पर डिपॉजिट होता जा रहा है, मतलब कॉपर जो है वहां पर जमा होता जा रहा है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे पानी का विद्युत अपघटन। पानी का विद्युत अपघटन में क्या है कि जो शुद्ध पानी होता है वह विद्युत अग्र डुबाकर पूंजी दबाने से, मतलब शुद्ध पानी में जब हम जो हमारा प्योर जो वाटर होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो, तो ऐसा शुद्ध पानी जो है बीकर के अंदर लिया गया है। और उसमें जो है जब हम उसमें करंट बैटरी से कनेक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप डायग्राम में किस तरह से सेटअप किया हुआ है। तो जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और जब इसमें पावर सप्लाई होगा, तो पूंजी दबाने से विद्युत जो है टाइम हो गया है, एक्चुअली 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ये मेरा लास्ट का ही टॉपिक चल रहा है, बस खत्म ओके हुआ है। ओके, ठीक है हाँ ठीक हाँ, लास्ट का ये। तो इस तरह से जो है विद्युत प्रवाहित जब होगा, तो अर्थात शुद्ध पानी जो है विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए आप लोग, शुद्ध पानी जो है वो क्या होता है, एकदम डिस्टिल वाटर जो होता है वो कैसा रहता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इस कारण पानी का विचरण जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, मतलब इसमें कोई आयन जो है जल्दी बनते नहीं है। तो इसके वजह से विचरण के कारण बनने वाला जो H+ और OH- आयन की जो सांद्रता होती है इसमें कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर जितनी होती है। किंतु पानी में थोड़ी मात्रा में लवण या तीव्र अम्ल क्षारक मिलाए जाने पर, अगर उसमें हम कोई लवण मिला दे, तीव्र मतलब अम्ल या फिर क्षार कोई मिला दे, तो क्या होगा, उनके विचरण से पानी की जो विद्युत वाहकता है वो बढ़ जाती है, और इस कारण से पानी का जो है विद्युत अपघटन होता है। तो उसको हम इस तरह से समीकरण से दिखा सकते हैं। ऋण अग्र पर जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगा, H2O+ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये H2+ 2 OH- बनाएगा। और धन अग्र पर जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, H2O जो है वो ऑक्सीजन O2 प्लस 4 हाइड्रोजन और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर वो बाहर निकालेगा। ठीक है, इस तरह से ये विद्युत पानी का विद्युत अपघटन होता है। ठीक है सर, कंप्लीट हो गया है मेरा टॉपिक ये। ओके मिस, ठीक है हाँ चलेगा। हाँ। आप